बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़किया रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, ईसा राना साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो नाज़रीन, हालात हाज़िर कुछ यूँ हैं कि अवाम और मीडिया की तवज्जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस वक्त बढ़ते हुए इख्तलाफात पर है, लेकिन इसके बीच मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते चले जा रहे हैं। इन दोनों पार्टियों के दरमियान बढ़ते हुए इख्तलाफात और उनका बरमला इजहार इसलिए बाइस तशवीश है क्योंकि शहबाज हुकूमत का इन्हिसार पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद पर टिका है। अब इसके बावजूद पीपल्स पार्टी की नून लीग से शिकायत बढ़ती चली जा रही हैं। पहले ये शिकायत पार्टी की दूसरे दर्जे की क़यादत तक ही महदूद थी, लेकिन कुछ अरसे से हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ खदशात का इजहार तवातुर से कर रहे हैं। ताज़ा तरीन बयान सदर आसिफ अली जरदारी साहब का है, जिन्होंने पंजाब की क़यादत से मुलाकात में ये बरमला इजहार किया कि नून लीग मुआहदे पर अमल नहीं कर रही, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना भी मजबूरी है। अब यहाँ सवाल यह है कि इत्तेहाद को जारी रखना पीपल्स पार्टी की मजबूरी क्यों है और क्या यही मजबूरी नून लीग की भी है या नहीं। अगर नून लीग की भी मजबूरी इत्तेहाद को कायम रखना है तो फिर पीपल्स पार्टी के मुतालिबात पर टालमटोल से काम क्यों लिया जा रहा है। दूसरी जानिब आज अपोजिशन जमातों ने इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और इस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि अपोजिशन जमातों समेत सिविल सोसाइटी, वकला और सहाफ़ियों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। ये कॉन्फ्रेंस अपने इनेकाद से पहले ही खबरों की ज़ीनत बन चुकी थी, क्योंकि इसकी सरबराही करने वाले शाहिद खाकान अब्बासी ने कल ये इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत कॉन्फ्रेंस को रुकवाने की कोशिश कर रही है और 3 मकामात से इस कॉन्फ्रेंस का एनओसी कैंसिल करवा दिया गया। बहरहाल इन तमाम तर इल्जामात के साथ आज कॉन्फ्रेंस का पहला रोज मुनक़िद हुआ, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी, महमूद खान चकज़ई और दीगर ने खिताब किया, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से किसी ने शिरकत नहीं की। सवाल यहाँ यह भी है कि मौलाना के बगैर कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर किस कदर दबाव डाल पाएगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नौजवानों में बढ़ती हुई नशे की लत और इसकी आसान और सस्ती दस्तयाबी पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ आने से पहले मैं चाहूंगी कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कल जिस शिकवे का इजहार किया वो जरा सुनिए। इस मुल्क में एक ऐसी हुकूमत है जो आइन के नाम से खाइफ है। 1 नहीं 2, 2 नहीं 3, 3 नहीं 4 जगहों पे हमने एनओसी लेने की कोशिश की, लेकिन हमें जगह नहीं मिली। बहरहाल आज ये कॉन्फ्रेंस जो थी उसका पहला रोज हुआ है। सारा नसाब, इससे पहले कि मैं ये ऑपोजिशन इत्तेहाद क्या करेगा, खुदोखाल क्या होंगे, किसने शिरकत की किसने नहीं की, उसकी तरफ जाऊं, मुझे ये बता दीजिएगा कि अभी एक कॉन्फ्रेंस करने पर भी हुकूमत जो है वो परेशान दिखाई दे रही है। परेशानी की वजह आपको क्या मालूम नजर आती है? जब पहले तो शायद खाकान अब्बासी साहब को चाहिए कि कोई न्याज वनडे, कोई क्या कहते हैं छज पताशे वनडे, कि वो चौथी दफ़ा में उन्हें जगह तो मिल गई। दूसरी जानिब आलम यह है कि पीटीआई के तो कन्वेंशन नहीं होने दिए जा रहे। रातों रात जगह पे जाके पुलिस तोड़फोड़ कर देती है, बंदे उठा लेती है। आलिया हमजा बेचारी की बार इधर उधर भागती फिर रही है कि कोई हो जाए, और किसी जगह आप होने नहीं दे रहे। तो अब ये तो बड़ी बात है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को चौथी दफ़ा कहीं जगह मिल गया कॉन्फ्रेंस करने की। तो मैं तो इसे कोई नहीं समझता कि हुकूमत ने कोई उनके साथ बुरा सलूक किया। उनकी बड़ी मेहरबानी है, हुकूमत ने उनको मौका दे दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है उसको आप कन्वेंशन भी नहीं करने दे रहे। तो आइन से तो खौफजदा होना हो, पीटीआई से ज़रूर वो खौफजदा है। फिर आपने अभी अगर आपको इजाज़त दें तो मैं खुद ही अपने तौर पे एक तरफ और मुड़ जाता हूँ। जो अभी आपने वो कहा कि जी जरदारी साहब आए, जी मैं उसी तरफ ही आना चाह रही हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, देख लें, अब आपका मैं इतना समझने लग गया हूँ, दिमाग के अब आफरीन है मुझ पे कि मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ कि अब आपने इसी तरफ ही आना था। सही, अच्छा। तो बात यह है कि जरदारी साहब की जो ये बेवक्ती वो है ना, इसका कोई फायदा नहीं है। ये जो मुस्लिम लीग के साथ उनका एग्रीमेंट है, मरियम साहिबा के साथ नहीं है। ये दो अलग चीजें हैं। मरियम साहिबा जो अपने आज उन्होंने 60 सफ़हात का सप्लीमेंट दिया, उसमें एक तस्वीर शहबाज शरीफ साहब की नहीं है। उनकी अपनी 177 तस्वीरें हैं उसमें। वो तो पंजाब की कारकर्दगी दिखा रही है ना, वफाक की तो नहीं दिखा रही है सारा ना साहब जी। पंजाब की कारकर्दगी का सबूत दे रही है, वफाक की कारकर्दगी को तो नहीं दे रही। नहीं, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ विफाक ही है ना, शहबाज शरीफ साहब की छतरी के नीचे ही है ना। मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम है ना वो जी। वो कोई कौन से कोई पीटीआई के वजीर आजम है जिनकी तस्वीर नहीं दी जा सकती थी। तो लेकिन उन्होंने नहीं दी। 177 तस्वीरें उनकी अपनी, और शहबाज शरीफ साहब की एक तस्वीर नहीं है। तो इससे समझ लें कि मरियम साहिबा का मुआहदा जो है पीपल्स पार्टी से नहीं है, और वो तीला नहीं देंगी।
یہ زرداری صاحب، بلاول بھٹو جو مرضی کر لیں، مریم پنجاب میں سے انہیں مٹی کا ایک ذرہ بھی نہیں دیں گی. اچھا یہ وہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کو جوتے کے نوک پہ رکھتی ہے کہ فی الحال تو کوئی وجہ ایسی نظر نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد ٹوٹے، لیکن اس کو مضبوط رکھنے کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی وجہ فراہم کرنی ہوگی نا نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو. یہ شہباز شریف کی مجبوری ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے اپنا اتحاد برقرار رکھے، مریم کی نہیں ہے. اچھا، مریم نہ زرداری صاحب کی وجہ سے آئی ہیں، نہ شہباز شریف صاحب کی وجہ سے آئی ہیں. مریم کو جو اتنا بوسٹ مل رہا ہے وہ ان دونوں کی وجہ سے مل بھی نہیں رہا. اچھا، تو وہ ان دونوں کی پرواہ کیوں کریں بھائی؟ وہ اس ٹائم کہیں وہ اپ کمنگ پرائم منسٹر ہیں، وہ آنے والے وقت کی وزیر اعظم ہیں. مطلب وہ کہا کرتی تھی کہ میں چاہوں تو اس راستے پہ چل پڑوں اور مجھے وہ راستہ آتا ہے، تو وہ اس راستے کی طرف اب نکل پڑی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ نکلی ہے یا نہیں، لیکن منزل وہی ہے. مجھے نہیں پتا وہ راستہ وہ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن جس راستے سے گزر کے منزل ملتی تھی منزل وہی ہے جہاں پہ وہ ہیں. تو میں اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی مریم صاحبہ کی مجبوری ہے پیپلز پارٹی، تو مریم صاحبہ کی کوئی مجبوری نہیں پیپلز پارٹی. وہ انہوں نے ٹٹھے خوئی جائے، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں. شہباز شریف صاحب کی مجبوری ہے کیونکہ وفاق میں رہنے کے لیے انہیں پیپلز پارٹی کے شہباز شریف صاحب اس اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے کیا دے سکتے ہیں پیپلز پارٹی کو، وہ بھی جان لیتے ہیں. رضوان رضی صاحب، کیا ہے شہباز شریف صاحب کے پاس ایسا کہ جو وہ صدر زرداری صاحب کی پارٹی کو دے سکیں؟ پنجاب میں اسپیشلی وہاں پہ تحفظات ذرا زیادہ ہیں. پیپلز پارٹی مانگتی کیا ہے؟ بڑا کچھ نہیں، پیپلز پارٹی مانگتی ہے کہ ہمیں ڈی پی او لگانے کی اجازت دی جائے. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی مانگتی ہے کہ ہمیں وائس چانسلر لگانے کی اجازت دی جائے. پیپلز پارٹی مانگتی مطلب اس طرح کی مقامی ہمارے حلقوں کے اندر کیوں نہیں لگانے دیا جا سکتا؟ گورنر کے اختیارات میں آتا ہے. میں عرض کروں، گورنر جو ہے اس کے اندر صرف ایک سیریمونیس اتھارٹی ہوتا ہے. چیف منسٹر ان کے انٹرویو کرتا ہے ایز پر دا امینڈڈ لا. ٹھیک ہے، اور یہی ماشاءاللہ، لیکن لا پہ تو ہم چل نہیں نا رہے. نہیں سارے چل رہے ہیں. یہی ماشاءاللہ گنڈاپور صاحب نے فرمایا ہے. اور سندھ کی حکومت نے تو وائس چانسلر بننے کے لیے پی ایچ ڈی کی بھی ٹرم ختم کر دی ہے، تاکہ اپنے کارکنوں کو زیادہ سے صرف ایم اے پاس یا بی ایس پاس کارکنوں کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے. سندھ حکومت نے قانون پاس کیا ہے اور وہ قانون گورنر نے واپس کر دیا. سندھ اسمبلی نے دوبارہ اسی دن سیٹنگ کے اندر پاس کر کے تو وہ بھیج دیا، جس کا مطلب وہ امپلیمنٹ ہو گیا. تو سارے کر رہے. انہوں نے بھی انٹرویو کر کے لوگوں کو میرٹ پہ اپوائنٹ کیا. 3 بندے تو انہوں نے گنڈا سنگھ صاحب کے قریبی رشتہ دار لگائے پنجاب کے اندر. امینڈمنٹ ویسی کی جیسے ان لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں مل کر رولا پایا ہے. کنہوں نے؟ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی نے مل کے مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی نے مل کے 26ویں ترمیم کروائی ہے. مولانا تو یہ کہتے ہیں، آج آپ نے بلاول صاحب کی گفتگو نہیں سنی آکسفورڈ میں؟ ہاں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے مل کے وہ کہہ رہے تھے 26ویں ترمیم کمپرومائزڈ ہے، منظور کروائی، اس کے لیے ووٹ دیے، اس کے لیے سہولت کاری کی، بائیکاٹ کر کے. مخالف میں ووٹ دیتے نا وہاں پہ ہاؤس کے اندر، کوئی چیز ریکارڈ کے اوپر آتی، بائیکاٹ کر کے پوری سہولت کاری فراہم کی. میرے سوال سے ہٹ رہے، میں تھی پنجاب اور پیپلز پارٹی کی مداخلت کی تھی. پیپلز پارٹی مارتی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی مانگتی کیا ہے؟ مانگتی یہ ہے. مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ جب میں خود سفارش نہیں کرتی، میں میرٹ کے اوپر یہ تمام تقرریاں کر رہی ہوں، اور جو میرٹ کی کمیٹی مجھے لسٹ بنا کے دیتی ہے اس کے اوپر تقرری ہو جاتی ہے. اور میرے ذاتی علم میں ہے 1-2 وائس چانسلر کا میں بھی سفارشی تھا، اور میں نے اسے کہا بھی، یہ کام بھی شروع کر دیں. میں نے اس کا کہا بھی اسحاق رانا کو کہ میری حمایت کر دے، یہ بندہ اپوائنٹ ہو جائے گا. اسحاق رانا نہیں مانے جناب. انہوں نے کہا میں سفارش کی تھی تے کم بنتا ہے، ابھی تو نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، اور میرے کہنے بھی کام نہیں بنیا ہونا تھا. وہ میرٹ پہ لگا جی، وہ بندہ سفارش پہ نہیں لگا. ٹھیک ہے، مجھے اس امر کی خوشی ہوئی کہ میری سفارش نہیں مانی. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی میرٹ سے ہٹ کر کچھ مانگ رہی ہے، یعنی آپ اندازہ فرمائیے کہ یہاہ پہ ہمارے ایک بہت ٹاپ اینکر اور ایک بڑے سینئر صحافی جو ٹی وی پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، تبصرہ نگاری کا بڑے سینئر صحافی سامنے ایک اینکر بنا کے بٹھا کے پروگرام بھی کرتے، یہ دونوں مل کے ذاتی طور پہ گئے. ایک کی صاحبزادی کا مسئلہ تھا، ایک کی بیوی کا مسئلہ تھا، اور مریم نواز شریف نے ان کی بات نہیں مانی، اور ان کے تبصروں کے اس کے بعد بدل گئے ان کے تبصرے. یہ رانا مجھ سے بعد میں پوچھے گا ان کے دائیں بائیں پائے جاتے ہیں وہ دونوں صاحب جو ہے.
उन्होंने खुद जाकर सिफारिश की, मरियम बीबी ने मानी, तो अगर वो किसी की सिफारिश नहीं मान रही तो वो किस इनकी क्यों माने, ठीक है, पीपल्स पार्टी को क्यों माने, समझ आ या गई। पीपल्स पार्टी को पुलिस अफसर अपनी मर्जी के क्यों दे। लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि आज जो है वो मरियम बीबी का 60 पेज का सप्लीमेंट जो है वो जेर बहस है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब पहला साल मुकम्मल हुआ था जनाब उस्मान बुज़दार साहब का, हैरत की बात है उस वक्त भी ब्यूरोक्रेसी ने 7 पेजेस का सप्लीमेंट ही दिया था। अच्छा, एग्जैक्टली 60 पेजेस का सप्लीमेंट, और इसी साइज का था जिस साइज का आज आया है। चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गई गलतियां अगर आज कौम भुगत रही है, हाँ, ठीक है, हाँ। तो आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी वही गलतियां दोहराए नहीं, और अवाम नहीं, दोबारा से नहीं, खमियाजा नहीं, भुगते? नहीं, मैं ये चाह रहा हूं कि हाँ। जिस बंदे ने हाँ, उस सप्लीमेंट पे तनकीद की थी, इस सप्लीमेंट के ऊपर भी उसे तनकीद कर देगा। मतलब आप ये कह रहे हैं जो पहले जिसको होश नहीं आया वो अब भी होश ना ना ले? ना ना ना, पहला शऊर आना ही नहीं चाहिए। मजनू ने कहा था पहला पत्थर वो मारे जिसने इश्क ना किया मतलब हो। आप जस्टिफाई कर रहे ना हैं? ना ना, मैं कह रहा हूं मजनू ने कहा था कि पहला पत्थर वो मारे नहीं, मुझे आप जिसने इश्क ना किया हो। आप ये नहीं कह, मैं ये कह रही हूं इनका जस्टिफाई लोकस कर रहे नहीं, हैं। इनका लोकस स्टैंड ही नहीं है इन लोगों का तनकीद करने का। तनकीद वो करे जिसने उस सप्लीमेंट पे तनकीद की थी, अब वो इस सप्लीमेंट पे भी तनकीद करे और कर रहे हैं, ठीक है, उसकी तनकीद ज्यादा वैलिड गिनी जाएगी, वरना फिर बाई पार्टी मैं रजी बिल्कुल तनकीद नहीं कर रहा, हमारी तो रोजी रोटी चल रही है, चलो वर्करों को तनख्वाह मिलेगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि बुज़दार वाले के हर सफे पे वजीर आजम की तस्वीर थी, इसमें किसी में वजीर आजम की तस्वीर नहीं है। ये एक सोलो पंजाब का सप्लीमेंट है। मैं मुबारकबाद देता हूं। जाहिर है उन्होंने कुछ पंजाब किया जो है होगा। विफाक के असर से निकल रहा है। राणा साहब, ठीक है। उन्होंने कुछ किया होता अगर बुज़दार भाई ने, तो वो तस्वीर दिखाते ना वो वाली। अच्छा चले, वैसे रजी साहब ने अपनी बातों में ना नहीं चंद नहीं, एक सवालात मेरे अच्छा लिए नहीं, छोड़े। एक मिनट जरा, मैं एक जुमला हाँ। कहूंगा, एक बात कहनी है। देखें, बात ये कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो 5-7 चीजें आप ये मरियम साहबा अपने खाते डाली है, वो तो बुज़दार ने शुरू की थी। हाँ। हेलीकॉप्टर वाली बुज़दार ने शुरू की थी, डायलिसिस वाली बुज़दार ने शुरू की थी, हेल्थ कार्ड के ऊपर बुज़दार ने सारा शुरू किया था, किसान कार्ड बुज़दार के दौर में शुरू हुआ था। तो इन्होंने नहीं, क्या हेल्थ किया कार्ड जिस पे तो 7 मरियम सफे आज? नवाज का था ना। कॉपी पेस्ट कंट्रोल हेल्थ सी नहीं, प्लस हेल्थ कार्ड तो कंट्रोल मरियम नवाज शरीफ का था ना, हिज फादर वाज प्राइम मिनिस्टर। फिर अगर पीछे चलेंगे तो उस वक्त शुरू हुआ था। मुझे फिलहाल आगे चलने दें रजी साहब। जी, रजी साहब फिर की आपके गुफ्तगू में साथ दो निसार तीन साहब ने उनको सवाल निकाल भी दिया उठाए। था कि ये अच्छा, मुझे इलेक्टेड आगे तो बढ़ने दें मैं रजी साहब। रजी से ना फोन करो। के ऊपर इस पे कर लूंगा ना बात। ना, इस पे बाद में बात कर लेंगे। जी अच्छा, प्लीज। अनवर रजा साहब मुझे ये बताइएगा, मेरा सवाल अभी भी वहीं पर बरकरार है। मरियम नवाज साहिबा आजकल किसके मशवरों पर अमल पैरा है, और उस मशवरे पर अमल करते करते वो मतलब ये नहीं कि ये जो इत्तेहाद की गिरा है कहीं ना कहीं टूट भी सकती है, खुल भी सकती है, इसका नुकसान फिर किसको भुगतना पड़ेगा? अच्छा ज़रिया, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे ज़रा बात भी मुकम्मल करने दीजिएगा। प्लीज़। मुझे लगता है कि मरियम नवाज साहिबा जो है ना वो रजी साहब के मशवरों पर अमल कर रही हैं। और मुझे हाल ही में ना जाने का इत्तफाक हुआ, लाहौर में आया और मैंने देखा कि क्या मुझे मेरिट वहां पर दिखाई दे रहा था। मुझे लोगों ने बताया कि इस तरह मेरिट पर तकर्रियां की जा रही हैं, इतना कुछ किया जा रहा है, मैं खुद हैरान हो गया। बल्कि एसआर राणा साहब से हमें मिला एक शादी में, मैंने बताया कि पंजाब में मेरिट की जो गूंज है वो वफाक तक पहुंच रही है। इतना मेरिट पर काम हो रहा है कि इश्तहारात की जो बंदर बांट है वो मालकान को इस तरह नवाजा जा रहा है कि ये सियासी, इसे रिश्वत के तौर पर आप कह सकती हैं। ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये किसी के बाप का पैसा नहीं कि आप इस तरह लुटाएं। आपके पास इतनी दौलत है तो आप ये इश्तिहारात अपनी जाती दौलत की बुनियाद पर लोगों में बांटिए, फिर हमें पता चले कि आप मेरिट पर काम कर रही हैं। मेरिट पर काम, वहां पर लोग, उनकी जिंदगियां जीर्ण हुई हुई हैं, आप मेरिट को रो रही हैं। मेरिट तो एक तरफ रख दीजिए, मुझे तो ये जो तोड़ मोड़ कर सच पेश किया जा रहा है ना, इससे तकलीफ होती है। ठीक है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत काम किया है तो हमें वॉच डॉग के तौर पर उसे अपोज करना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह गलत किया है। आज अगर मुस्लिम लीग जमहूरी हुकूमत होने के तौर पर गैर जमहूरी इक़दाम कर रही है तो हमें यह भी लोगों को बताना चाहिए, यह हमारा फर्ज है, यह हमारा शोबा है। इसलिए इसे पैगम्बराना शोबा कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम खुद तकसीम हुए हैं, हम कभी किसी की साइड लेते हैं, कभी किसी की साइड लेते हैं। उससे नतीजा क्या निकलता है कि जो हुक्मरान है, जो इक़्तिदार में आते हैं, वो देखते हैं कि ये इसमें ये टिल्ट हमारी तरफ होगा, इसको पैसे के जरिए अपनी तरफ कर लीजिए, इसको साथ बिठाकर खाना खिला दीजिए, इसकी जरा आशीर्वाद कर दीजिए, इसका कोई तकर्री कर दीजिए, इसका कोई काम कर दीजिए, तो ये शायद हमारी तरफ आ जाएगा। यही वजह है कि हम सच भी तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं। आपका जो सवाल था, अगर इतना ही मेरिट की बुनियाद पर चीजें पंजाब में हो रही होती तो फिर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में इस तरह इस्तराब ना होता। चले आप एमपीएस को छोड़ दीजिए कि आप एमपीएस के काम मेरिट पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में हमें काम होता दिखाई देखिए, आपने मंसूबे शुरू कर दिए, हमने माजी में भी देखा बड़े मंसूबे शुरू होते हैं। आप ये देखिए कि आपने अवाम के लिए क्या किया। 1 बरस हो चुका है, 1 बरस काफी होता है, 1 बरस में आपने अवाम को रिलीफ देना था। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है,
اس میں آپ نے لوگوں کو کیا ریلیف دیا, وہ تو کم از کم وہ کارکردگی تو بتا دیجئے. آپ نے اپنی اقتدار میں آ کر یہ منصوبے شروع کر دیے, ان منصوبوں سے عام آدمی کیا کیا فائدہ؟ کیا عام آدمی اس سے کھانا کھا سکتا ہے؟ کیا عام آدمی کی ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. جب یہ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کہیں نہ کہیں پر ڈی میرٹ ہے, کہیں نہ کہیں پر غلط کام ضرور کر رہی ہے. اور جو بات آپ کر رہی ہیں اس پر بھی آپ ایک سیگمنٹ ضرور رکھیے گا. پنجاب کی کارکردگی کے حوالے سے جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے, جو کچھ بندر بانٹ ہو رہی ہے, جو کچھ تقرریاں بیرون ملک کی جا رہی ہیں اپنے لوگوں کی, وہ بھی کسی دن میں بیان کر دوں گا, پھر پتہ چلے گا پنجاب میں کتنا میرٹ ہے. تکلیف اس بات کی ہوتی ہے ہمیں کہ آپ دیکھیے عوام نے آپ کو ووٹ دے کر منتخب کیا ہے, آپ نے عوام کے مسائل حل کرنے ہیں. میں کل بھی یہ رونا رو رہا تھا, آج بھی رہوں گا کہ یہ جو اشتہارات کی مد میں آپ نے کروڑ روپے مالکان کو دیے ہیں, مالکان اس میں سے ایک پینی جو ہے وہ ورکر کو نہیں دیتا, تنخواہیں 6 ماہ سے ادا نہیں کی جاتی. کیا یہ حکومت اتنی لولی لنگڑی ہے کہ اپنی ویجز جو مقرر کی ہیں اس پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی؟ جو اخبارات سے منسلک لوگ ہیں ان کی تنخواہیں 6 مہینے سے پنجاب میں ادا نہیں کی گئی, وہ ادا نہیں کروا سکتی. اخبارات کی کیا صورتحال ہے؟ ٹھیک ہے آپ ریوائیو کیجئے اخبارات کو, لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. آپ اسے ایک صنعت کے طور پر لیجئے, پوری انڈسٹری کو مساوانہ طریقے سے آپ اشتہارات تقسیم کیجئے. جو آپ کے لاڈلے ہیں, جو آپ کو پسند ہیں, ان کو اشتہارات زیادہ دے دیتے ہیں, جو آپ کو پسند نہیں ہیں اس کو آپ اشتہارات کم دے دیتے ہیں. صاحب میں اب کیا بولوں, آپ نے تو تمام کروڑوں پاکستانیوں کے دلوں کی ترجمانی کر دی ہے. یوں کہہ لیجئے کہ آپ کی گفتگو کے دوران میرے پاس کچھ سوال نہیں تھا آپ سے پوچھے, ہیں تو بہت سارے, لیکن میں چاہ رہی تھی کہ فرد جذبات میں جو آپ نے جملے آپ کے جاری ہیں میں ان کو بالکل ہرگز نہ رکوں. ابھی بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے چونکہ سوال میرا آپ کی طرف پینڈنگ ہے. جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو میں چلے آپ ہی سے کنٹینیو کر لوں گی اور سیکنڈ سیگمنٹ کا بھی سٹارٹ لوں گی. ایک بریک لیتے ہیں, اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, اسلام آباد میں اپوزیشن اتحاد کی قومی کانفرنس ہوئی ہے اور آج اس کا پہلا روز تھا, کل اس کا دوسرا روز ہوگا. اور پروگرام کے آغاز میں نے شاید خاقان عباسی صاحب کا آپ کو شارٹ بھی سنوایا تھا. میں نے پھر یہی کہوں گی کہ خد و خال اور دیگر معاملات کی طرف بھی آئیں گے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ جو اپوزیشن اتحاد ہے, حکومت اس کے کہیں 4 کرسیوں کے یا 4 لوگوں کے اکٹھے ہونے پر خوفزدہ ہے. یہ اتحاد بن کیا تو حکومت کیا کرے گی؟ بریگیڈیئر صاحب آپ سے آغاز کروں گے, مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی تک چلے مان لیا جائے کہ فی الحال اس اتحاد کا ایجنڈا سامنے نہیں آیا اور اتحاد کے پلیٹ فارم پر مولانا صاحب کی بھی ایبسنس دکھائی دی. مین وائل یہ جو کیا کہتے ہیں اتحاد ہونے کے لیے جگہ کا تعین کرنا ہی اتحادیوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا, یہ پھر اس کو میں اتحادیوں کی مشکلات میں اضافہ سمجھوں یا پھر یہ سمجھوں کہ حکومت پہلے دن سے خوفزدہ ہے؟ نہیں, میں یہ دیکھیں, میں تو ہم 1960 کے دور سے ہم مختلف ہر دور میں اتحاد دیکھ رہے ہیں. اپوزیشن کے اتحاد, پاکستان نیشنل الائنس بنا, اس کے بعد MRD بنا جنرل ضیاء کے خلاف, پھر IGI بنا یہ بے نظیر کے خلاف, یہ سب ہم نے دیکھے ہیں. لیکن یہ اتحاد مجھے تقریباً اس وقت نو گو نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 2 مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پیپل پارٹی PMLN جو کراؤڈ پولرز بھی ہیں, ان کی بڑی ایک نیوسنس ویلیو ہے پولیٹیکل, یہ اپنا ریلیز اور یہ اسٹریٹ پاور, وہ تو اس کے اندر شامل نہیں. ایک تو یہ, دوسرا یہ ہے کہ JUI اور جماعت اسلامی جو ہیں یہ دونوں بڑی انریلائبل پارٹیز ہیں. ان میں تو وہ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, ان کے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں, لہذا یہ انٹرسٹورتھی انریلائبل ہے. فضل الرحمان صاحب نے تو 3 ڈیمانڈ پیش کر دی ہیں, اور سب سے بڑی اہم ڈیمانڈ کہ میرے ساتھ پاور شیئرنگ کرو جناب اپنا KP میں, اور پھر وہ PTM جو ہے اس کو آف لوڈ کرو وغیرہ وغیرہ. تو یا GDA جو ہے ایک چھوٹی سی جماعت ہے سندھ میں, وہ ہو گئے, اور یہ باقی شاید خاقان عباسی صاحب یہ تو ڈرائنگ روم کی پارٹی ہے, یہ تو باہر نکلی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے PTA is the biggest crowd puller, لیکن مجھے یہ آگے معاملات جو اپنا تو شاید کچھ اپنا احتجاج کچھ کر لیں تھوڑے بہت, لیکن وہ گورنمنٹ کا جو ان کی جو تنازع ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ PTI کے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتحاد جو ہے آن گراؤنڈ آئے گا, فنکشنل ہوگا یا اس کی کوئی افیکٹونیس ہوگی. آئی ڈونٹ تھنک سو. سنجیدگی سے کیوں دیکھ رہی ہے بریگیڈیئر صاحب؟ دے دیتی اجازت 3-4 دفعہ تو ان کا NOC کینسل کیے ان لوگوں نے. نہیں, وہ دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل وہ تو بڑا اسٹرکٹلی وہی رول فالو کرے گی جو کہ 26 نومبر کو ہوا تھا, یا جو کہ اس سے پہلے اکتوبر میں ہوا تھا ڈی چوک کے حوالے سے. تو دے ول ناٹ الاؤ, جس میں PTI ہوگی یہ یاد رکھیں, جس میں PTI کی میجورٹی ہوگی وہ اس الائنس کو سڑک پہ وہ نہیں آنے دیں گے. آپ بھی سمجھتے ہیں, میں آج سے زیادہ آپ کو کیا سمجھاؤں,
वो नहीं आने देंगे, और लिहाजा ये ड्राइंग रूम में छोटा मोटा, भाई एक छोटा जो फंक्शन है गेट टुगेदर, वो तो पीटीआई कर नहीं सकती है, इतनी सख्ती है उनके ऊपर इस वक्त। आपने देख नहीं लिया पिछले 15 दिन क्या हुआ है, और जो हम थ्रू आउट देखते आ रहे हैं। तो लिहाजा ये अलायंस जो है, मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेगा। यस, एक न्यूसेंस वैली होगी, पॉलिटिकल न्यूसेंस वैली होगी, लेकिन नथिंग मोर देन दैट। ठीक है। अच्छा इसार राना साहब, इस इत्तेहाद को यूं कह लीजिए कि तकवीत उसी वक्त मिलेगी जब मौलाना के वजूद का पलड़ा जो है ना वो उसके अंदर मौजूद होगा। और अभी तक हमने भी यही स्ट्रेटेजी देखी है कि पीटीआई के लिए तो हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट कोई गुंजाइश नहीं निकाल रही। यही वजह है कि पीटीआई को किसी दूसरे इत्तेहादों की तरफ देखना पड़ रहा है कि चले हमसे खफा हैं, हमें नहीं सड़कों पर निकलने देंगे। वैसा भी नहीं है कि उनके बंदे भी ना निकलने दे। और फिर जैसे ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं कि पीटीआई के लिए फिलहाल कोई गुंजाइश निकाला नहीं जा रही है, जहां जहां पीटीआई होगी वहां वहां 26 और 24 नवंबर जैसे वाकयात होंगे। तो सर फिर क्या पॉसिबिलिटीज आपको नजर आ रही हैं? मुझे इजाजत दें, पॉइंट आपका आगे, मेरे पास वक्त कम है, मुझे अगले सेगमेंट्स की तरफ भी बढ़ना है। सारा ना साहब प्लीज। मैं देखे ना, जो सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं, अगर आज वही सिस्टम के खिलाफ गालियां निकालेंगे तो इससे बड़ा लतीफ़ा कोई हो सकता है? शायद खाकान अब्बासी द मोस्ट बेनिफिशरी, वो आज कह रहे हैं जी इस कीड़े हैं जी इस जमहूरियत में, इस निज़ाम में। एक्चुअली ये सारे ना इमरान खान को इस तरफ लेके जा रहे हैं कि तुम हुकूमत के खिलाफ सब कुछ करो और हुकूमत के साथ ऐसे करो और हुकूमत को हम नहीं मानते, ये गैर आईनी है। इमरान की लड़ाई कुछ और है, इमरान का मसला कहीं और है, इमरान के मसाइल का हल कहीं और है। ठीक है, उन खिंच थ्रू के कौमी कॉन्फ्रेंसों में ले आते और उड़ा के वहां फंसाने की कोशिश करते। तो इससे इमरान खान को क्या फायदा है इन कौमी कॉन्फ्रेंसों से? शहबाज शरीफ से मसला है, ये देखे ना ये कितना आई वाश कर रहे हैं ये लोग वहां पे, ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस करके वो ये एक तासुर दे रहे हैं कि जो ये हुकूमत है बस ये बहुत यूं है और यूं है, क्योंकि ये वो बात कह नहीं सकते, इनमें जुर्रत नहीं है, क्योंकि ये खुद सारे पपिट्स हैं। तो इनकी कहाँ जुर्रत है कि वो सिस्टम पे बात कर सकें? तो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को भी लाके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बांध के रख दें कि जी पहले हुकूमत के खिलाफ हम यूं करते हैं फिर यूं करते हैं। अच्छा। अब पीटीआई को क्या चाहिए? पीटीआई को फिलहाल एक कंधा चाहिए। उसके पास कोई कंधा नहीं जिस पे सर रख के वो रो सके। वो एक ऐसी उदास क्या कहते हैं महबूबा है जिसके सारे कंधे उससे दूर चले गए। तो फिर अब उसे कंधा चाहिए जहाँ पे सर रख के वो रो सके, फिलहाल ऑप्शन क्या रहेगी इन लोगों के पास? और ये लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं जी। ऑप्शन क्या रह जाएगी फिर पीटीआई के पास? और मुझे ये बताया कि जैसे मौलाना साहब की पार्टी के लोग भी कामरान मुर्तज़ा साहब की स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि कारकुनान और क़यादत मुतमईन नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देखें, मैं एक बात आपको बता दूं, इस सिस्टम में इमरान खान के लिए 0 टॉलरेंस है। अच्छा, ठीक है। अगर आप ये समझें कि इमरान खान इस सिस्टम में इस तरह की जद्दोजहद करके कोई अपने लिए रास्ता निकाल सकता है तो इससे बड़ा अहमकाना ख्याल कोई नहीं है। अच्छा। इमरान खान को आप जरा समझें कि उन्होंने एक जगह फिक्स कर दिया और उसको उसके इर्द गिर्द जो लोग थे उनको अपने साथ इंगेज कर लिया। ठीक है, दूसरी जानिब को इश्तहारात और बल्ले बल्ले के बस अब मुल्क के अंदर तो काया ही पलट गई है। इमरान खान एक गोन के केस है, उसका बयानिया तबाह ख़त्म हो चुका। अब 60-60 सफ़हात के ऊपर खूबसूरत चीज़ें छपेंगी। वो ये कर चुके हैं। लिहाजा इमरान खान का अब क्या होता है क्या नहीं होता अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस निजाम में इमरान के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिर अनवर रज़ा कैसे निकाले बानी पीटीआई अपने लिए गुंजाइश? कैसे निकलेगी वो गुंजाइश? देखिए ज़रा ये गुंजाइश पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जो आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस की बात कर रही हैं, इसमें सियासतदान, वकला, सहाफ़ी, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आज उन्होंने शिरकत की है। यह गुंजाइश पैदा करने की कोशिश की जा रही है जिसको हुकूमत रोक रही है। और मुझे अफसोस है कि हमारे यहाँ पॉपुलर जो सियासत है वो अब बढ़ती चली जा रही है और आप अपने इक़्तिदार के लिए नज़रियात और मंशूर और सबको पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। आप देखिए ना, यही अपोजिशन जमातें थी जब बानी पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त ये सरापा एहतजाज थे कि जी हमें बात नहीं करने दी जाती। हालांकि उस वक्त इतनी ज़्यादा वो तंग नजरी नहीं थी, बात करने दी जाती थी। लेकिन अब आप देखिए एक जमहूरी हुकूमत में इस तरह गैर जमहूरी हथकंडों के जरिए आप सियासी जमातों को, साबिक वज़राए आज़म को रोकेंगे, सियासतदानों को रोकेंगे, सहाफ़ियों को और शायद वकला को आप इसलिए रोक पाते कि वो
ट्विटर पर एक्स पर चले जाते हैं और वकला अदालतों में जाकर बात कर लेते हैं। रह गए नहीं, इनको रजा रहने दें, सहाफियों को भी बस जो कुछ कर दिया है वो छोड़ दें आप। हमें तो वो पैका के जरिए रोकने की कोशिश की गई है। हम तो देखना आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे, क्योंकि हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। आप अगर मुल्क में इख्तलाफी आवाजों को रोक देंगे ज़रियाब, तो उससे होगा क्या, एक घुटन का माहौल पैदा होगा। फिर जब आपको मौका मिलेगा, पूरी सोसाइटी की बात करूं, तो आप ब्लास्ट करेंगे, उसका नुकसान होगा इस हुकूमत को नहीं होगा, मुल्क को होगा। फिर यही लोग होंगे, आप देखेंगे, और मैं आपको बता रहा हूं, तारीख गवाह होगी। हमने माजी में भी देखा है कि ऐसे लोग जो अपनी ही सियासी जमातों को, जमहूरी लोगों को बात करने से रोकते हैं, फिर जब वो इक़्तिदार से हटकर अपोजिशन में आते हैं और शायद उन पर कठिन और मुश्किल वक्त होता है, तो फिर वो रोते भी हैं मीडिया के सामने, फिर उन्हें जमहूरियत याद आ जाती है। फिर उन्हें यह नहीं होता कि हमने हुकूमत में जाना है, फिर उन्हें पता होता है कि आइन, कानून और पार्लियामान की बालादस्ती को यकीनी बनाना है, इदारों को हमने तकसीम नहीं होने देना, फिर इन्हें ये याद आता है। अच्छी बातें तमाम सियासतदानों को अपोजिशन में जाने के बाद याद आती हैं। आपकी बात जल्दी मुकम्मल कीजिए, फिर मैं रज़ी साहब की तरफ जाऊं। आप रज़ी साहब की तरफ चल जाइए। चलें, ठीक है। अनवर, सॉरी, रिजवान रज़ी साहब, ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है, सबसे ज्यादा आपको ही मैंने देखा, उन्होंने कहा कि ये एक सेफेस्ट ऑप्शन है आपकी नज़र में पीटीआई के पास, अगर ये लोग इस तरह से करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वो ऑप्शन अभी जनरेट होती हुई नजर नहीं आ रही। ग्राउंड रियलिटीज थोड़ी सी डिफरेंट है। आज भी मौलाना साहब की जमात ने इसमें शिरकत इख्तियार नहीं की, फिर कामरान मुज़फ़्फ़र साहब की स्टेटमेंट भी आ गई कि कभी कारकुनान भी मुतमईन नहीं, क़यादत की भी मुतमईन होने में वक्त लगेगा। कैसे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी पीटीआई मौलाना के? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है एक पीटीआई के अंदर। पीटीआई के कायद को मॉब फराहम किया गया मौलाना ताहिरुल कादरी के जरिए। अच्छा। लेकिन उन्होंने ताहिरुल कादरी साहब के साथ स्टेज शेयर नहीं किया। अगर याद करें आप, तो दोनों एक स्टेज के ऊपर ईद की नमाज पढ़ने के लिए तो तशरीफ लाए थे, तकरीर दोनों अपनी अलग अलग किया करते थे, अपने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म से। तो उनको हॉल पड़ता है स्टेज शेयर करते हुए, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस निज़ाम ने उनका नामजद करदा बंदा पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया। इस निज़ाम ने उनका नामजद करदा बंदा जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया है। और जितनी भी स्टैंडिंग कमेटियां हैं, तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई 28 के करीब स्टैंडिंग कमेटियां पीटीआई के हिस्से आई हैं, या 18 के करीब है, मैं गिनती भूल रहा हूं, लेकिन इतनी एक हैं। अच्छा। उनके जितने भी चेयरमैन बने हैं वो उन्होंने नामजद करके भेजे हैं। तो निज़ाम के अंदर तो उनकी कबूलियत मौजूद है मेरे भाई। वो रियासत के साथ टक्कर लेना चाह रहे हैं। उनका ख्याल ये है जा सकता है कि कॉम्प्रोमाइज सियासी शख्सियत नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं। जब आप रियासत की वेरी बेसिक तोड़ना शुरू हो जाए, आप आईएमएफ को खत लिखे कि इस हुकूमत को डिफॉल्ट करवा दें, आप सरेआम बैठ के कहें कि इस रियासत के, इस मुल्क के 3 जुग्राफियाई टुकड़े होने जा रहे हैं, तो आप किसके साथ हैं? लेकिन मैं बुनियादी तौर पर जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, इस वक्त पीटीआई एक साइकोलॉजिकल शॉक में, और वो साइकोलॉजिकल शॉक मिला है उनको स्वाबी जलसे की शक्ल के अंदर। पूरे मुल्क से लोग इकट्ठे करके उन्होंने जो पावर शो किया था, अब बानी पीटीआई की क्लियर स्ट्रेटजी है कि अब हम सिंगल हैंडेडली कोई काम नहीं करेंगे, इनको साथ मिलाएं, अचकजई साहब को और मौलाना फजलुर रहमान साहब को, वो किरदार अदा करे ताहिरुल कादरी साहब का, और हम पावर का डिस्प्ले करें। ये जो ब्रिगेडियर साहब ने बात कही है ना कि वो जनाब सबसे बड़ी, भाई आप नहीं आते। वो पंजाब में पिछली 3 कॉल्स के ऊपर किसी ने नहीं निकलने दिया पीटीआई के लोगों को। अब तो केपीके में भी आना बंद हो गए हैं। तो अब उन्हें चाहिए किसी ऐसे बंदे की जो क्राउड लेके आए, जो वहां पे रौनक लगाए। जब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे तब नहीं छापे रुके, तो आपको लगता है कि इजाजत मिलने पर या इजाजत ना मिलने पर उस दौरान किसी को निकलने दिया जाएगा? हमें इन रियलिटीज को भी देखकर आगे बढ़ना होगा। हमेशा ही ऐसे करते हैं। हाँ, सर, लेकिन ये भी नहीं हो सकता ना कि सियासी कारकुनान को गोलियां खाने के लिए छोड़ दिया जाए। ये भी नहीं हो सकता, उनको गोलियां खाने के लिए रियासत के सामने फेंक दिया जाए। वो गोलियां भी खाई जाती हैं, किसी को सामने नहीं फेंका गया, ले आओ कोई तस्वीर ही दिखाओ। अगर किसी को गोली मार के फेंका गया है, मैं क्राइम रिपोर्टिंग से अपने कैरियर का आगाज किया, और मेरे उस्ताद ने मुझे पहले दिन ये बात सिखाई थी कि बेटा ये बात याद रखना, लाश कभी नहीं छुपती। लाश को पुलिस वाले जहां पे मर्जी फेंक आए, लाश ने निकल के बोलना होता है। लिहाजा क्राइम रिपोर्टर का ये फर्ज होता है, की बात कर रहे हैं आप, क्राइम रिपोर्टर का फर्ज होता है कि उसका पीछा जारी रखे। सर, आप 125 की बात करते हैं, आप 288 की बात करते हैं, आप 12 की बात करते हैं, आप मुझे एक तो दिखाइए। किसी एक के जनाजे के अंदर
पीटीआई का कोई ओहदेदार पहुंचा हो, उसका कोई मिनिस्टर पहुंचा हो, मैं इस बहस की तरफ जाना चाह रही हूं, जो बार-बार ब्रेक का कहा जा रहा है। उनकी फैमिलीज यहाँ गए हैं बाद में कि यहाँ पे एक बंदा था जो हो गया था। जी रजी साहब, जी, ऑन अ लाइटर नोट, इधर जिंदा को नहीं बोलने दिया जाता तो आप लाशों की बात कर रहे हैं। चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जिंदा लाशों की बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, मुस्तफ़ा कत्ल केस जो है वो इस वक्त प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हर मीडियम की जीनत बना हुआ है और इस केस के मंजर-ए-आम पर आने के बाद बहुत से सवालात जन्म ले चुके हैं। मैं स्पेसिफिकली इस केस के हवाले से बात नहीं करूंगी, इससे जो बहुत सारे सवालात जिन्होंने जन्म लिया है उसके ऊपर बैक वक्त आऊंगी और वक्त चूंकि बड़ा मुख्तसर है, लेकिन कोशिश होगी कि कल जरूर इस प्रोग्राम को इस सेगमेंट को तफसील के साथ डिस्कस किया जाए। अब जो मनशियात के आदी अफराद हैं कराची में, उनकी तादाद 10 से 15 लाख तक पहुंच चुकी है। स्टार्टिंग विद स्टूडियो मुझे ये बताइएगा रिजवान रजी साहब, ये कीमती गाड़ियों में सवार जो हमारे नशे के करते हुए लड़के और लड़कियां हैं, ये पुलिस वालों की नजरों से ओझल क्यों रहते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा वाकया है। लाहौर में गुज़िश्ता दिनों 2 वाकयात हुए। एक महंगे तरीन स्कूल के अंदर हाँ जी, हाँ जी, बच्चों और बच्चियों का वाकया हुआ, उसको दबा दिया गया। उसके बाद फिर एक खानदान पूरे का पूरा जो था वो कत्ल कर दिया। उन्होंने भी नशा किया हुआ था, उसको उड़ा दिया गया। लेकिन इसमें जो कराची में मामला सामने आया है, इसमें जो कीमती मंशियात बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं, अपना इशारा ना दिल पे हाथ रख के सुनना, वो 1 ग्राम 14 लाख रुपए की है। अल्लाहु अकबर। ठीक है। और वो वालिदैन जिनके बच्चे इस तरह के कारोबार के अंदर करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ रुपया महीना कमा रहे होते हैं, 8-8 10-10 बॉडीगार्ड रखे होते हैं और वो इससे सरफे नजर कर रहे होते हैं, और जब पकड़े जाते हैं या कोई फसानिया हो जाता है तो वो कहते हैं हमें नहीं पता था। ऐसे वालिदैन भी बराबर के हिस्सेदार हैं, क्रिमिनल्स हैं, भले वो कोई अदाकार है या अदाकारा है या वो कोई सियासी शख्सियत है। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि कल मुझे एक दोस्त दिखा रहे थे उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, उसके अंदर बहुत सारे नाम लिख के काटे गए हुए हैं कि वो इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में से अपने नाम कटवा दिए। इनके इन्फ्लुएंस से ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये कारोबार कितने अरसे से चलता जा रहा है। मुझे ये बताइए ब्रिगेडियर साहब, हमारे इंटेलिजेंस के इदारे इन तक पहुंचने में इतने कमजोर क्यों हैं? मुख्तसर सा वक्त है, 1 मिनट है। देखिए जी, एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है वो एक फेडरल फोर्स है, उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तमाम सूबों में वो ऑपरेट कर रहे हैं। बेसिक जिम्मेदारी तो उनकी बनती है ना कि ये अगर एक नेटवर्क चल रहा है तो उसको पेनिट्रेट करें थ्रू द इंटेलिजेंस और थ्रू द पुलिस या बाकी और जो एजेंसीज हैं। मेरा ख्याल है कि ये इतना ऑर्गेनाइज काम सिस्टम में चल रहा था। सिस्टम के लोग जो है वो खुद मिले हुए थे, पुलिस वाले मिले हुए थे बीच में, और कैसे ऑर्गेनाइज ये मंशियात की ट्रैफिक चल रही थी। मुझे कोई उम्मीद नहीं है, इन्फ्लुएंशियल हैं, ये याद रखें। ये कल के लाहौर में क्या केस हो गया कि हाई कोर्ट में एक शख्स ने खुद को आग लगा ली। बिल्कुल। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप कोई ये एक्सपेक्ट ना करें कि जिस मामला में एलीट इन्वॉल्व हो, स्कूल में, कॉलेजेस में बच्चे उनके ये वो, तो जनाब वो सब पकड़े जाएंगे, उनको सजाएं मिलेगी। नॉट एट ऑल। ये पाकिस्तान का जुडिशियल कल्चर ही नहीं है जनाब। मैं आगे क्या बोलूं, टाइम बड़ा थोड़ा है। आप ना एक्सपेक्ट करें कि एहतसाब अदालत जो है वो अब लोगों को पकड़ेगी जिस तरह माजी में पकड़ा जाता था। अब लोग छूट जाते हैं। बड़े बड़े मर्डर केसेस में लोग जो है वो छूट जाते हैं, बिल्कुल बरी हो जाते हैं। ऐसे ही अनवर रज़ा, एक वक्त था कि जब हम लोग बच्चों के हवाले से बात करते थे इस लत के हवाले से, तो मीडिया के एंकर्स हजरात को या सहाफियों को गालियां सुनने को मिलती थी कि ये हमारे बच्चों पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये नौजवान नस्ल पर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन अब कोई सच किसी से ढका छिपा नहीं है, लेकिन जिस जुर्म को सरजद करने में सिस्टम खुद मुलव्विस हो, उसका तदारुक कैसे पॉसिबल होगा? जरा आप यकीन जानिए कि इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में 3 बड़े शहरों का नाम इसलिए ले रहा हूँ, यहाँ पर दौलत की बुनियाद पर शराफत का सर्टिफिकेट लेने वाले जो लोग हैं वो इस धंधे में मुलविस है। और आप यकीन जानिए शोबिस के ऐसे ऐसे नाम हैं अगर मैं ले दूं कि जो इस धंधे में इन्वॉल्व हैं और जो आइस भी इस्तेमाल करते हैं। अब बदकिस्मती ये है कि हमारे इदारों को, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को सबको मालूम है, पता है, लेकिन वो बेबस है। क्यों कि अगर आप किसी एक पर हाथ डालेंगे तो कोई ऐसा फोन आ जाएगा, आप खामोश हो जाएंगे। आप यकीन जानिए, मैं ऑन ओथ ये बात करता हूँ, इस्लामाबाद में एक इंटेलिजेंस इदारे के शख्स ने एक बड़े स्कूल में मुझे कहा कि यहाँ पर बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, यहाँ पर आइस इस तरह बिकती है कि जैसे शायद कोई फल या कोई जूस, तो आप इस पर कोई काम कीजिए। अब मुझे बताएं, ये ऐसे रैकेट्स हैं, काम हम क्या करें वहां पर? आप देखें कोई फोन आ जाएगा, फोन आया तो मैं अपनी जिंदगी का क्या करूंगा? क्योंकि ये क्रिमिनल है, माफियाज हैं। आप यकीन जानिए दुख होता है नौजवान नस्ल को इस लत में पड़े देखकर।
چلیں وہ کہتے ہیں نا لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، اور ہمارے ہاں ایسے نوجوان بھی موجود ہیں جو کہ اس کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن سب کو متحد ہونا پڑے گا کیونکہ یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے۔ اس ٹاپک کو ہم یہیں پہ کنکلوڈ کریں، لیکن کوشش کریں کہ اسے آنے والے پروگرامز میں بھی ضرور ڈسکس کیا جائے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔